हेलो एवरीवन। आज जो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे मेरी क्लासेस नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी क्लासेस पब्लिश नहीं हो रही हैं, मेरी क्लासेस प्राइवेट पब्लिश हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं उनके पास वीडियोस डायरेक्ट मेल हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ वादा किया था कि फर्स्ट लॉकडाउन तक मैं आप लोगों को क्लासेस पब्लिश करता रहूँगा, पब्लिक पब्लिश। लेकिन अब जो है, क्योंकि सेकंड फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो मैं सेकंड लॉकडाउन या फर्स्ट लॉकडाउन के एंड के बाद से जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी वो प्राइवेट पब्लिश होंगी, और ये क्लासेस कंटिन्यूएशन मैं करूंगा। पूरी उम्मीद करता हूँ कि एंड तक, ताकि आपके पास ये वीडियोस मौजूद हों। तो जो भी बच्चे मेरा ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भेज दे रहा हूँ कि आपको क्या प्रोसीजर अपनाना है, जिसके थ्रू आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मैंने नेशनल इनकम का आप लोगों को 3 क्लासेस करवा दिए हैं। पहली क्लास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने आपको पढ़ाया था, और उसके बाद रिलेटेड एग्रीगेट्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है नेशनल इनकम से रिलेटेड। आज जो मैं आप लोगों के साथ फन करने जा रहा हूं, सबसे मेन टॉपिक जो नेशनल इनकम का है वो वाला, ये टॉपिक है नेशनल इनकम मेजरमेंट। यानी कि नेशनल इनकम को किस तरीके से मेजर किया जाता है। इस चैप्टर को मैं बोलूंगा ये चाय में डलने वाली इलायची की तरह है। जितना मजा इलायची देती है ना चाय में, एग्जैक्टली आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स को ये मेजरमेंट देता है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सरल और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है नेशनल इनकम मेजरमेंट। आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इनकम मेथड डिस्कस करूंगा, बट ओवरऑल डिस्कशन भी एक दफा आप लोगों के साथ मैं कर लेता हूं। तो देखिए, नेशनल इनकम का मेजरमेंट 2 मेथड्स में होता है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आता है, वो है इनकम मेथड। आप इनकम मेथड से डायरेक्टली नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हो। यानी कि अगर आपको देश की इनकम जाननी है तो टोटल इनकम को आप ऐड करके निकाल लो, भाई ये सीधा साधा रास्ता है, ये स्ट्रेट वे है। उसके अलावा आप इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 2 वेज हैं इनडायरेक्टली निकालने के। पहला मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और इसमें दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये 2 मेथड और है। आज हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड पे डिपेंडेंट होगा। इनकम मेथड सबसे ज्यादा आसान टॉपिक में से एक है। का मेजरमेंट करना इनकम मेथड से बहुत सिंपल है। एक ट्रिक बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, उनके थ्रू से आप इजीली कर सकते हो इनकम मेथड से आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो आइए हम लोग इस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड में क्या करना होता है भाई, तो चलिए देख लेते हैं। अरे भाई मेरा गरीब वाला कपड़ा कहाँ गया, ये देखो। देखो डस्टर से ना मिटाने में ना बड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने ना ये कपड़ा निकाला है अपने घर से, गरीबों जैसा कपड़ा। ये कपड़े से अब मैं मिटा रहा हूँ। मजे लीजिए आप लोग। इनकम मेथड के कंप्यूटेशन में 4 स्टेप्स आते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है इसका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। आप प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करिए, किन किन जगहों में प्रोडक्शन होता है, और उसे आप क्लासिफाई करिए। क्लासिफाई 3 जगह में ये होते हैं, 3 तरह के सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर पता है सर, ज्यादा मत बताइए, सेकेंडरी होगा, और थर्ड वाला तो आपके दिमाग में जो आ रहा है, जी एकदम सही आपने सोचा है, टर्शरी सेक्टर। इन 3 सेक्टर में प्रोडक्शन यूनिट को डिवाइड किया जाता है। फिर निकाला जाता है कि ये अपने फैक्टर इनकम किस तरीके से पे करते हैं, हाउ दे पे फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यानी कि जो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं,
ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से ये यूज करते और इनको किस तरीके से पे करते हैं। तो बेसिकली जो एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसमें तीन तरह से इनकम को पे किया जाता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को शॉर्ट फॉर्म में COEB कहा जाता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला वह फैक्टर होता है जिसपे नेशनल इनकम डिपेंडेंट होता है। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हर वो पैसा, हर वो इनकम जो एक लेबर रिसीव करता है, एक एम्प्लॉय रिसीव करता है अपने एम्प्लॉयर से। अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो और वो आपको पेमेंट कर रहा है, उस पेमेंट को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तीन तरीके से हो सकता है। ये रिसीव्ड इन कैश हो सकता है, आपको कैश में पैसे मिल जाएंगे जैसे कि सैलरी आपके पेरेंट्स की आती है, या आपको रिसीव्ड इन काइंड, आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, कुछ सर्विसेज आपको मिल जाएगी। रेलवे एम्प्लॉइज को जिस तरीके से रेलवे पासेस मिलते हैं ना, वो सर्विस रिसीव्ड इन काइंड है वो। कंपनसेशन रिसीव्ड इन कैश, कंपनसेशन रिसीव्ड इन काइंड, या हो सकता है employers contribution to social security scheme। employers contribution to social security scheme। ये क्या होता है? ये नई चीज है आप लोगों के लिए। देखो, एम्प्लॉयर बहुत सी जगह में एम्प्लॉय के बिहाफ में पेमेंट करता है। एक बहुत सिंपल सा चीज होती है, उसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसे अगर आप समझ जाओगे तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आप समझ जाओगे। देखिए, मैं आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करता हूँ। प्रोविडेंट फंड का नाम आपने काफी बार सुना होगा। क्या है ये प्रोविडेंट फंड? ये प्रोविडेंट फंड मान लीजिए एक गुल्लक के तरह है। क्या है ये? गुल्लक। इस गुल्लक में हर साल या हर महीना, बोले हर महीना कुछ पैसे एम्प्लॉय डालता है। एम्प्लॉय मतलब जो काम करने वाले स्टाफ है, स्टाफ को एम्प्लॉय कहते हैं। और कुछ पैसे एम्प्लॉयर डालता है, यानी कि बॉस, जो कंपनी का बॉस होता है वो कुछ पैसे इसमें डालता है। ये पैसे इसमें गए, ये पैसे इसमें गए, ये पैसे इसमें जमा होते रहते हैं, और जमा होने के बाद इनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। मतलब उस तारीख को ये पैसा मैच्योर्ड हो जाएगा। उस पीरियड पे ये पूरे का पूरा पैसा एम्प्लॉय लेके चला जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, इसमें दो जन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला जो इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है एम्प्लॉय, और दूसरा जो व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि एम्प्लॉय अपनी जेब से ही अपने ही जेब में पैसा डाल रहा है। ये एक जेब अपनी जेब से पैसा निकाल रहा है, अपनी ही जेब है उसकी ना प्रोविडेंट फंड, क्योंकि उसी का पैसा होने वाला है, तो ये अपनी जेब से अपनी जेब में पैसा डाल रहा है। तो बताओ जी, अगर आप एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डालते हो, क्या आपकी इनकम हो गई? अगर ऐसे ही इनकम होना होता तो कोई बच्चा बोलता कि सुबह से शाम तक वो जेब पे जेब डालता जाएगा और बोले पापा लो लाख रुपए कमा लिया मैं दिन के। कैसे कमाया? बोले यहाँ से कमाया, यहाँ रखा, यहाँ से निकाला, यहाँ रखा, लो भाई 1 लाख रुपए कमा लिया। तो इस पैसे को, एम्प्लॉय स्टाफ के पैसे को हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करते हैं। एम्प्लॉयर का जो पैसा होता है उसे हम उस कंट्रीब्यूशन को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें और भी चीजें आती हैं, कभी कभी इंश्योरेंस करा लिया जाता है, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये तीनों चीजें पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होती हैं। एक चीज याद रखिएगा कि अगर एम्प्लॉय कोई जगह गया है एम्प्लॉयर का काम करने के लिए, और वो काम करने के बाद कुछ उसके खर्चे हुए हैं, और उस एक्चुअल एक्सपेंस को वो वापस से लेता है अपने बॉस से, तो उस पैसे को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का है, वो जा रहा था दार्जिलिंग घूमने के लिए। बॉस ने कहा भाई तुम जा रहे हो दार्जिलिंग घूमने के लिए, वहां की चाय पत्ती बहुत मशहूर है, तो तुम्हें काम करना 5 किलो चाय पत्ती मेरे लिए लेके आ जाना।
बॉस के लिए वो 5 किलो चाय पत्ती लेके आ गया, तो ये 5 किलो चाय पत्ती की कीमत थी 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए जो होंगे उस बॉस ने अपने एम्प्लॉय को दे दिए। तो ये जो 1000 रुपए एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, क्या ये उसकी कमाई है? ना जी ना, हरगिज ना, ये उसकी कमाई नहीं है, ये उसको एक्चुअल एक्सपेंस के बदले में पैसे मिल रहे हैं, इसलिए ये पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं होगा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा जो कंपोनेंट होता है फैक्टर इनकम, दूसरे तरह का जो होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कि वो कमाई जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होने के वजह से मिलती है। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो मिलता है ना, वो लेबर्स को मिलता है, और ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है ना, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। लिख देता हूं मैं बगल में, अर्न बाय ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किस तरह से ये कमाई हो सकती है? ये कमाई दो तरीके से हो सकती है। मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। आप कमाई दो तरीके से कर सकते हो। पहली कमाई आपकी होगी फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, उससे आप पैसे कमा सकते हो। प्रॉपर्टी से कितने तरह की कमाई होती है? 3 तरह की कमाई होती है। पहली कमाई होती है आपकी रेंट, आपको भाड़ा मिल सकता है अपनी प्रॉपर्टी से। दूसरा होता है इंटरेस्ट, आपको ब्याज मिल सकता है अपनी प्रॉपर्टी से। और तीसरी होती है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? देखिए, आपने गाना गाया, बहुत गाना पसंद आया, उस गाने को आप बना तो दिए हो, लेकिन उस गाने को आप बेचते नहीं हो, क्योंकि आपका काम है गाना बनाना, गाना बेचना नहीं। गाना बेचने वाली कंपनीज होती हैं, जैसे टी सीरीज हुआ, वीनस हुआ, इस तरह की कंपनी उन गाने को खरीद लेती है और उन गानों को वो बेचती है। वो जितने में भी बेचे, जो सिंगर होता है उसे वो हर साल कुछ पैसे देती है, उस पैसे को हम रॉयल्टी कहते हैं। उसी तरीके से आपकी जो किताब है, जैसे कि हमारे पास संदीप गर्ग जी की किताब है। संदीप गर्ग जी की जो किताब है, इस किताब को संदीप गर्ग जी ने लिखा था, लेकिन इसे पब्लिश करने वाली जो कंपनी है, वो कंपनी का नाम है दनपत राय पब्लिकेशन। तो दनपत राय पब्लिकेशन जो है इस किताब को बेचती है, लेकिन हर साल संदीप गर्ग जी को रॉयल्टी पे करती है। तो इस चीज को रॉयल्टी बोलते हैं। ये जो बुक है, ये संदीप गर्ग जी की प्रॉपर्टी है। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी से इनकम, और दूसरा हो सकता है फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हो। तो बिजनेस से कैसे पैसा कमाया जाता है? बिजनेस के पैसे को हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट, बिजनेस से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 कंपोनेंट है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। वो 3 हिस्से क्या होते हैं? मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूं यहाँ पे। प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा होता है इसमें डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा चला जाता है शेयर होल्डर्स के पास एज डिविडेंड। दूसरा हिस्सा इसमें होता है, वो होता है गवर्नमेंट का हिस्सा, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया जाता है गवर्नमेंट को। और तीसरा हिस्सा जो होता है वो कंपनी का हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोला जाता है इसे, और इसका दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। स्लैश करके लिख दे रहा हूं, स्लैश अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये होते हैं बेसिकली प्रॉफिट के 3 हिस्से। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो इन सारी चीजों को आप इग्नोर करोगे, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो आप इन 4 चीजों को ऐड करोगे। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन भी आपको दी हुई है तो इन इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर कर देना। लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है और डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप इन तीनों को ऐड करोगे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए। दिक्कत कहां आती है? बच्चों को समझ में नहीं आता है प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में फर्क। बच्चे लोग सोचते हैं प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक ही चीज है, बट नहीं। प्रॉफिट का हिस्सा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो कभी भी डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड मत करना, सिर्फ प्रॉफिट को आप इंक्लूड करना। लेकिन अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है तो डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स को सेपरेटली इंक्लूड करना पड़ेगा।
तो दो इनकम हो गई, एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा इनकम जो होता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, लेबर जो कमाते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस ओनर्स कमाते हैं, और मिक्स्ड इनकम कमाते हैं वो लोग जो ऐसा काम करते हैं जिसमें कुछ हिस्सा उनका ओनरशिप है और कुछ हिस्सा उनकी लेबर है। जैसे मैं कमा रहा हूं पैसे, ये जो मेरी इनकम है, मैं इसमें लेबर भी सर्विस दे रहा हूं और साथ ही साथ मैं इस कंपनी का या इस ट्यूशन का मैं मालिक भी हूँ। उसी तरीके से एक पुचका वाला हुआ, एक कारपेंटर हुआ, एक मैकेनिक हुआ, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो भी पैसा कमाया जाता है, इसमें दोनों चीजें मिली होती हैं, इसमें ओनरशिप भी होती है और इसमें लेबर वर्क भी होता है। तो इस पैसे को हम अलग नहीं कर सकते, इसे सेपरेटली हम लिखते हैं मिक्स्ड इनकम बोल के। ये हो गए दो स्टेप। पहला स्टेप था हमारे पास, सॉरी यहाँ मिस्टेक करी थी मैंने, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन, स्टेप 2 हाउ दे पे फैक्टर्स इनकम, और स्टेप 3 आता है कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम। आप डोमेस्टिक इनकम को कंप्यूट करोगे। हैं सर, नेशनल इनकम की जगह डोमेस्टिक इनकम बता रहा हूं भाई, नेशनल इनकम में भी आएंगे हम लोग। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होगा एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सो सिंपल ना, सीओई ओएस एमआई, इसको पहले निकालिए फिर तीनों को प्लस कर दीजिए, आपको जो फिगर मिलेगा वो फिगर होगा एनडीपी एट एफसी। और उसके बाद स्टेप 4 में आप निकालोगे कंप्यूट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आप क्या करोगे, नेशनल इनकम सिंपल सी है, नेशनल इनकम भी आप डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दोगे एनएफआईए, यानी कि ये जो आप सीओई ओएस एमआई है, साथ में आप इसमें ऐड कर दोगे एनएफआईए, तो आपको मिल जाएगा एनएनपी एट एफसी, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो सिंपल है ना भाई नेशनल इनकम कंप्यूट करना। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है जीएनपी एट एफसी निकालो, तो आप पहले एनएनपी एफसी निकालिएगा फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन में बाई चांस आपको बोला जीडीपी एफसी निकालो, तो आप क्या करोगे, एनएनपी एफसी निकालोगे या तो फिर एनडीपी एफसी निकालोगे, उसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। मतलब वो जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में फॉर्मूलाज बताए थे उनका यूज करके भी आप बाकी एग्रीगेट्स निकाल सकते हो। बट इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आपको सीओई ओएस एमआई को ऐड करोगे तो आपको एनडीपी एफसी मिलेगा, यानी डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में जब आप एनएफआईए को ऐड करोगे तो आपको नेशनल इनकम मिलेगा। होपफुली किस तरह से कंप्यूटेशन होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इस चीज को सुन लीजिए और देखिएगा। कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे व्हाट्सएप में पिंग करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, उनकी क्वेरीज को आपकी क्लियर कर दूंगा। नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के टाइम पे हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उन चीजों को हम नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के टाइम पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, आइए हम स्टडी कर लेते हैं उन प्रिकॉशंस को भी। प्रिकॉशन नंबर 1 मैं लिख देता हूं यहां, प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। प्रिकॉशन नंबर 1, ट्रांसफर इनकम शुड बी इग्नोर्ड। ऐसा ना हो कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के टाइम पे आप ट्रांसफर इनकम को भी ले लें। ट्रांसफर इनकम यानी कि वो पैसा जो कमाया हुआ नहीं होता है, आपको पॉकेट में मिलता है, जैसे आपकी पॉकेट मनी को नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के टाइम पे भूल से ही मत लेना। तो सीओई है सर ओएस है सर, कुछ नहीं है भाई, वो फैक्टर इनकम नहीं है। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम कभी भी नहीं आता है। सेकेंड हैंड परचेज, अगर आप सेकेंड हैंड कुछ ले रहे हो उसे भी आप इग्नोर करोगे, कभी उसे इंक्लूड मत करना सेकेंड हैंड को, क्योंकि जब वो बिका था तब वो इंक्लूड हो गया था, अब दोबारा उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इससे अगर कोई आपका ब्रोकरेज वगैरह लगा है तो उसे आप इंक्लूड जरूर करेंगे। उसके अलावा शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इनको भी आप कंसिडर नहीं करोगे while computing national income by income method। क्यों? क्योंकि it's merely a change in monetary system।
आप अपने पैसों को शेयर्स बना दिए हो, कुछ खरीदा बेचा नहीं है आपने, आप सिर्फ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड खरीद रहे हो, आपकी कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही है। हालांकि इन पे जो ब्रोकरेज लगता है परचेज सेल्स का, वो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, लेकिन इनको खरीदने से आपका कोई भी नेशनल इनकम नहीं बन रहा है। उसके बाद विंडफॉल गेन, लॉटरी वगैरह लग जाना, ये भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि इस एक्टिविटी में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रोकरेज इंक्लूडेड होगा। उसके बाद imputed value of services provided by owners of production units will be included। अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हो और फिर भी आप सर्विसेज विलफुली प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बनेगा। imputed value of owner occupied house, interest on own capital, production for self consumption etc will be included। अगर मैं अपने घर को दे रहा हूं अपने ट्यूशन सेंटर बनाने के लिए, तो उस घर का जो एक रेंट बनता है ना, एस्टिमेटेड रेंट, वो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है। imputed cost of factors of production are included। याद रखिएगा, मैं अगर उससे फोकट में भी दे रहा हूं तो भी उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि अगर मैं उसे बेचता तो मुझे पैसे मिलते। लास्टली आता है पास्ट सेविंग। पेमेंट्स फॉर पास्ट सेविंग लाइक डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगर आपको पास्ट सेविंग्स की वजह से, पुरानी सेविंग्स की वजह से कुछ कमाई हो रही है, तो वो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम नहीं है। आपको डेथ ड्यूटीज, gift tax, interest tax are not part in national income because they are paid out of wealth or past savings and do not add to current flow of goods and services। तो past saving के कमाई आपका नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ डेफर्ड इनकम। ये पुरानी कमाए हुए पैसे हैं जो अब मिल रहे हैं, वो इंक्लूड होगा, लेकिन पास्ट सेविंग जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्लास में और करवाऊंगा आप लोगों को, जिस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं जो हूँ सम को सॉल्व करता हूँ, और आप भी उसको, उसकी हेल्प से सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेरीज होंगी तो आप व्हाट्सएप करो, डाउट सारे क्लियर होंगे, और इन सम्स को करते रहो। करोगे तो तभी समझ में आएगा, सिर्फ देख के छोड़ दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे अलाइव एंड लेट एवरीबॉडी लीव सेफली।